नमस्कार दोस्तों, आज के राजनीतिक परिस्थिति को देखकर हम आज बात करेंगे दल बदल कानून के बारे में, मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। किसी भी लोकतंत्र की नींव रखी जाती है एक विचारधारा पर, और कई विचारधाराओं को एक होकर राजनीतिक व्यवहार होते हैं, और कई राजनीतिक आचार विचारों को एक कर राजनीति अपना दायित्व तय करती है। इसी दायित्व के चलते लोकतंत्र मजबूत बनता है। भिन्न भिन्न विचारधारा समाज में लोकतंत्र के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया से होकर गुजरती है और देश का भविष्य एक सांचे में जोड़ती है। लेकिन विचारधारा छोड़कर अपने स्वार्थ की रोटी सेकने हेतु उसे अपने हिसाब से लोकतंत्र की प्रतिमा बनाई जाती है, और कई विचारधारा और अपने राजकीय गुट बदलकर अच्छी चलती हुई व्यवस्था स्वार्थ के लिए बर्बाद की जाती है। इसी को ध्यान में रखकर स्वच्छ और पारदर्शी राजकीय भविष्य हेतु दल बदल कानून 52वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर 1 अप्रैल 1985 में बनाया गया। तो चलो आज इस कानून को बनाने की वजह, पार्श्वभूमि, मकसद, उसमें किए गए बदलाव, इसके नियम और अपवाद तथा कुछ कानूनी दावपेच के बारे में जानकारी लेते हैं। बस आपसे निवेदन है कि आप अंत तक बने रहें। दल बदल कानून मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ का निर्माण 1 मार्च 1985 में 52वें संविधान के संशोधन के तहत बनाया गया। संविधान में कुल 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। उसमें इसका समावेश 10वें अनुसूची में किया गया। इसका मतलब इसमें कानूनी और न्यायालयीन हस्तक्षेप नहीं होगा। तब हमारे प्रधानमंत्री जी राजीव जी गांधी थे। दल बदल कानून में 2 बार बदलाव किया गया। राजीव गांधी जी के समय 1/3 जीते हुए लोग छोड़कर जा सकते थे। इसी कानून को और मजबूती देने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2003 में 91वें संवैधानिक संशोधन के तहत 1/3 के नियम को बदलकर 2/3 की शर्त रखी, जिससे यह कानून और सशक्त हुआ। यह याद रहे, यह कानून सिर्फ जीते हुए लोगों के लिए है, हारने वालों के लिए नहीं। और इसमें राष्ट्रपति और न्यायपालिका की कोई भूमिका नहीं। अब न्यायपालिका की थोड़ी बहुत भूमिका है, वह हम आगे देखेंगे। अब हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इस कानून की आवश्यकता एक बड़ी कहानी है। स्वतंत्रता के बाद स्थिर सरकार चाहिए थे, लेकिन कुछ लालची लोगों के चलते कई बार अस्थिरता की स्थिति तैयार हुई। अनुमान है कि 1967 और 1971 के बीच में 142 सांसद और 1969 विधायकों ने अपना दल बदला। इससे लगभग 32 बार सरकारें गिर गई और 212 लोग, कुछ सांसद, कुछ विधायक, इन्हें पुरस्कार स्वरूप मंत्री पद दिया गया और बाकियों को कुछ ना कुछ लाभ। आपने कभी आया राम गया राम नामक मुहावरा तो सुना होगा। 1967 में हरियाणा राज्य में हसनपुर नामक विधानसभा क्षेत्र में गयालाल जी ने एक दिन में 3 बार अपना दल बदला। वह संयुक्त मोर्चा नामक दल से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हुए, फिर संयुक्त मोर्चा की ओर रुख किया और 9 घंटे के भीतर ही कांग्रेस दल को स्वीकार किया। तब से आया राम गया राम नामक मुहावरा प्रसिद्ध हुआ। अब हम यह देखेंगे कानून कैसे और किस पर लागू होता है। संसद भवन हो या विधान भवन, यह सिर्फ जीतने वालों पर ही लागू होता है, यह आप ध्यान में रखिए। संसद और विधान भवन में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक दल के सदस्य होते हैं, मतलब किसी भी पार्टी के। दूसरे निर्दलीय होते हैं, मतलब निष्पक्ष होते हैं। और तीसरे मनोनीत, मतलब नॉमिनेटेड होते हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा उनका चयन होता है। अब जो दल के सदस्य मतलब किसी भी पार्टी के सदस्य होते हैं, उन्हें उस पार्टी के निर्देश को सदन में मानना होता है, पार्टी के व्हिप को मानना होता है। व्हिप एक प्रकार का पार्टी का आदेश होता है, एक वरिष्ठ नेता होता है या इम्पोर्टेंट नेता होता है उसी पार्टी का। अगर पार्टी के निर्देश को ना माना तो उनका सदन का सदस्यत्व खारिज हो सकता है। अगर पार्टी के निर्देश को ना माना
या अनुपस्थिति दर्शाई तो उनका सदन का सदस्यत्व खारिज हो सकता है। अगर अपनी सफाई देकर उसे उसका दल या पार्टी 15 दिन के अंदर माफ़ कर दे तो यह बात टल सकती है, और अगर खुद ही पार्टी या दल का त्याग किया तो भी उनका सदस्यत्व समाप्त होता है। निर्दलीय मतलब जो बिना किसी राजनीतिक पार्टी के चुनकर सदन में आता है, वह किसी दल में शामिल हुआ या किसी पार्टी या दल का सदस्य हुआ तो उसका भी सांसद या विधान भवन का सदस्यत्व समाप्त हो जाएगा। यह बाहर से समर्थन कर सकता है लेकिन सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता। अब जो मनोनीत सदस्य है या नॉमिनेटेड सदस्य है, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित है, वह 6 महीने के अंदर किसी भी दल या पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। 6 महीने के बाद अगर वह ऐसा करते हैं तो उनका सदस्यत्व खारिज हो सकता है, क्योंकि जब उन्हें नॉमिनेट किया जाता है तो उन्हें उसी पार्टी का समझा जाता है। अब हम देखेंगे कि किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त क्यों नहीं होगी और उसके अपवाद मतलब एक्सेप्शन क्या क्या है। सांसद के सभापति या अध्यक्ष या उपसभापति तथा विधान भवन के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति या उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति, यह नियम इन पर लागू नहीं होते क्योंकि संविधान के अनुसार न्याय के लिए इन सभी को निष्पक्ष माना जाता है। और अगर कोई पार्टी या दल दूसरी पार्टी में अपना विलय कर दे तो यह कानून उसे लागू नहीं होगा, या फिर किसी पार्टी के 2/3 चुने हुए लोग दूसरी पार्टी में चले गए तो उसे विलय माना जाता है, ना कि दल बदल। अगर कोई भी पार्टी खुद ही किसी को निकाल दे या अपने पार्टी से निष्कासित कर दे तो भी उसे दल बदल नहीं माना जाएगा। समझो किसी सांसद या विधायक ने अपने पार्टी के खिलाफ अपना काम किया तो उसे तो वह पार्टी निकाल देगी, लेकिन उसकी सदस्यता भंग नहीं होगी क्योंकि पार्टी विरोध का कोई प्रावधान संविधान में है ही नहीं। इसलिए उस बात के लिए कोई सदस्यता पर आँच नहीं आएगी। अब कुछ संदिग्ध बातें हैं जो इस कानून पर हर बार विवादित साबित हुई, जैसे हर सांसद या विधायक को पार्टी के निर्देश मानने होंगे, लेकिन सांसद के लिए प्रोविज़न 105 और विधायक के लिए प्रोविज़न नंबर 194 के तहत अपनी कोई भी बात रखने का अधिकार है। उस बात के लिए वह ना न्यायपालिका को उत्तरदायी है, ना किसी भी प्रकार के आयोग के लिए। वह दिल खोलकर अपनी कोई भी बात रख सकता है, उसे कोई बंधन नहीं, जबकि आम नागरिकों को प्रोविज़न 19 के तहत अधिकार है लेकिन खूब सारे प्रतिबंध भी है। अब दूसरी बात है कि यहाँ स्पीकर जो भी सदस्यता के बारे में निर्णय लेगा वही निर्णय अंतिम होगा। वह किसी भी न्यायपालिका के अधीन नहीं था और जो स्पीकर है उसे सदस्यता के बारे में जो निर्णय लेना है वह कितने समय में लेना है इसकी कोई मर्यादा नहीं थी। लेकिन इस बात को क्रॉस करते हुए एक मसला है जो काफ़ी लोकप्रिय है, उसका नाम है कीहोतो होलोहन। इसे कीहोतो होलोहन मसला कहा जाता है। 1993 के इस मसले में यह बताया है कि स्पीकर की दुर्भावना, प्रतिकूलता आदि के आधार पर निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, क्योंकि किसी भी सदस्य की अयोग्यता का निर्णय लेना एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया न्यायपालिका का काम है। यह बात लोकतंत्र में अहम भूमिका ले रही है, फिर भी सदन के स्वायत्तता को संविधान का मूलभूत ढांचा बताया गया है। तो यह सब बातें दल बदल कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में हमने आपको विस्तार से बताई है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो हमें समर्थन दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।